वो शुक्रवार का दिन था। उस रोज ठीक 9 बजे विकास गुप्ता विशालगढ़ के होटल रिवर व्यू के रिसेप्शन पर मौजूद था। उसने रिसेप्शन का दिया रजिस्ट्रेशन कार्ड भरा और उसे वापस रिसेप्शनिस्ट को लौटाने से पहले बड़े गौर से कार्ड के नीचे दाएं कोने में अंकित अपने हस्ताक्षरों को देखा। ऐसा बहुत कम ही होता था कि विकास गुप्ता ने कहीं अपना असली नाम लिखा हो या बताया हो। उस रोज से पहले ऐसा मौका कब आया था, ये उसे उस वक्त याद नहीं पड़ रहा था। वो लगभग 30 साल का लंबा ऊंचा कद्दावर आदमी था और फिल्म अभिनेताओं जैसा खूबसूरत था। हर वक्त बड़ी सज धज के साथ रहता था और अपने रख रखाव की वजह से सहज ही किसी कुलीन घर का रोशन चिराग समझ लिया जाता था। हकीकत में वो कितने कुलीन घर का रोशन चिराग था, ये देश के विभिन्न नगरों में बिखरे उसके वो शिकार ही बेहतर जानते थे, जो उसकी धोखेधड़ी जो उसकी धोखाधड़ी और ठगी के जाल में फंसकर खराब हो चुके थे। लेकिन विकास जानता था कि उनमें से कोई उसकी पोल खोलने उस शहर में नहीं पहुंच सकता था। वो एक पेशेवर ठग था, कॉनमैन था। ठगी धोखाधड़ी ही उसकी रोजी रोटी का जरिया था और उसकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ उसके आकर्षक व्यक्तित्व का था और उसकी अकल और सूझबूझ का भी था। प्रत्यक्षता कोई फिल्म अभिनेता या कोई बिजनेसमैन या कोई प्रोफेसर या इंजीनियर लगने वाला विकास गुप्ता को देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो ठग हो सकता है। उसने रिसेप्शनिस्ट को कार्ड सौंप दिया। रिसेप्शनिस्ट एक निहायत खूबसूरत युवती थी और उसकी आंखों में विकास के प्रति प्रशंसा के भाव छुपाए नहीं छुप रहे थे। ये विकास के लिए कोई नई बात नहीं थी। नौजवान लड़कियों की तारीफी निगाहों का हकदार वो हमेशा अनायास ही बन जाता था। आज तक कोई ऐसी नौजवान लड़की उसकी निगाह में नहीं आई थी जिस पर कि उसके चुंबकीय व्यक्तित्व का प्रभाव फौरन फौरन से पेशतर न पड़ा हो। कई बार तो वो खुद हैरान हो जाता था कि ऐसा क्यों कर होता है, हमेशा ही ऐसा क्यों कर हो जाता है। युवती ने उसके कार्ड में उसका कमरा नंबर भरा और होठों पर एक चित्ताकर्षक मुस्कुराहट लाती हुई बड़े मधुर स्वर में बोली, वेलकम टू आवर टाउन मिस्टर विकास गुप्ता। थैंक यू, वो बोला। वो जानता था कि युवती के होठों पर वो मुस्कुराहट और स्वर की अतिरिक्त मधुरता होटल के हर किसी मेहमान के लिए नहीं थी। यहाँ लंबा ठहरने का इरादा है मिस्टर गुप्ता? उत्तर देने से पहले इस बार विकास ने गौर से युवती का मुआयना किया। वो एक मुश्किल से 20 साल की बहुत साफ सुथरे नैन नक्श वाली गोरी चिट्टी युवती थी। उसके स्याह काले बाल समुद्र की लहरों की तरह उसके सुडौल कंधों पर लहरा रहे थे। लाल रंग की सिल्क की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में वो बहुत ही जच रही थी। एक ही निगाह एक ही निगाह में उसने युवती के वक्ष का उभार, कमर का खम और कूलों की मांसलता सब कुछ नोट किया। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो लड़की उसके विशालगढ़ में बीतने वाले दिनों में रौनक ला सकती थी। लंबा ठहरने का इरादा? वो अपने चेहरे पर अपनी फेमस मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, अजी अपना तो यहाँ से टलने का ही इरादा नहीं है। मैं तो यहीं सेटल होने आया हूँ। ओह, जानकर खुशी हुई कि हमारा शहर आपको इतना पसंद आया है। जी हाँ, शहर भी। वो अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर बड़े अनुरागपूर्ण स्वर में बोला, और शहर वाले भी। वो शर्माई। मैं यहाँ नदी के किनारे कहीं कोई नया बनाया मकान खरीदना चाहता हूँ। इस बारे में आप मेरा कोई मार्गदर्शन कर सकती हैं? आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलिए। प्रॉपर्टी डीलर तो यहाँ कई होंगे। आप कोई राय दीजिए कि मैं किससे मिलूं? कमर्शियल स्ट्रीट में एक अशोका प्रॉपर्टी डीलर्स है, आप उनसे मिल देखिए। अशोका प्रॉपर्टी डीलर्स? विकास ने नाम पता दोहराया। कमर्शियल स्ट्रीट। मालिक का क्या नाम है? सरदार प्रीतम सिंह। आप जानती हैं उन्हें? हाँ, मेरे फादर के दोस्त हैं वो। हम्म। सरदार प्रीतम सिंह, मैं मिलूंगा उनसे। जरूर मिलिएगा, भले आदमी हैं, आपको गलत राय नहीं देंगे। भले आदमी तो वो जरूर होंगे। मेरा ख्याल तो ये है कि शहर में सभी भले आदमी होंगे। कैसे जाना?
आपको देखकर जाना। वो फिर शर्माई वो फिर शर्माई। अब एक गुस्ताखी की और इजाज़त दें तो मैं यहाँ से टलूं। क्या आपका नाम जान सकता हूं मैं? योगिता। योगिता नाम है मेरा। बड़ा खूबसूरत नाम है, आप ही जैसा। थैंक यू, वो सकुचाती हुई बोली। फिर उसने काउंटर पर रखी घड़ी पर हाथ मारा और पुकार कर बोली, फ्रंट। तुरंत एक बेल बॉय काउंटर पर पहुंचा। उसने विकास गुप्ता का इकलौता सूटकेस उठा लिया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे 312 नंबर कमरे की चाबी सौंप दी। विकास बेल बॉय के साथ हो लिया। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि लड़की उस नौकरी में नई नई ही लगी थी। तभी उसने होटल बिजनेस के फेमस मशीनी अंदाज और तौर तरीके नहीं सीखे मालूम होते थे। अगला दृश्य। एन उसी समय नगर के एक अन्य होटल के एक कमरे में लगभग 55 साल का एक बेहतरीन तंदुरुस्त वृद्ध बैठा उस रोज के अखबार का पोस्टमार्टम कर रहा था। अखबार का नाम डेली एक्सप्रेस था और वो उसी शहर से छपता था। वो उसमें अपने काम आ सकने वाली कोई दिलचस्प लोकल न्यूज़ तलाश कर रहा था। हर सुबह अखबार का ऐसा पोस्टमार्टम करना उसकी दिनचर्या थी। उस वृद्ध ने होटल के रिकॉर्ड में अपना नाम JNS चौहान, रिटायर्ड कर्नल, गढ़वाल रेजिमेंट लिखवाया था। अपने गठीले चाक चौबंद जिस्म, 6 फुट लंबे कद, तनी हुई मूछें और बेहद रौबदार चेहरे की वजह से वो कर्नल तो क्या जनरल भी हो सकता था, लेकिन हकीकत में वो फौज का सिपाही तक भी नहीं रहा था। मिलिट्री की शक्ल भी नहीं देखी थी उसने। वास्तव में उसका नाम मनोहर लाल था। ठगों की दुनिया में मनोहर लाल का बड़ा नाम था। अपने धंधे का वो कितना बड़ा उस्ताद था, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि 30 साल से वो उस धंधे में था। सैकड़ों लोगों को वो अपनी ठगी का शिकार बना चुका था, लेकिन आज तक एक बार भी पकड़ा नहीं गया था। तभी एक तीसरे पृष्ठ पर छपे एक चित्र पर उसकी निगाह ठिठक गई। वो चित्र किसी प्रोविजन स्टोर का मालूम होता था। एक काउंटर पर लगे डब्बा बंद वस्तुओं के एक पिरामिड के सामने एक सुंदर युवती और एक बड़े सख्त चेहरे वाले आदमी की तस्वीर छपी हुई थी। युवती के चेहरे पर क्रोध के भाव थे और उसके इल्जाम लगाती हुई एक उंगली उस आदमी की ओर उठी हुई थी, लेकिन उस आदमी की भी वैसी एक उंगली युवती की तरफ उठी हुई थी। लगता था दोनों ही एक दूसरे को किसी बात के लिए गुनहगार ठहरा रहे थे, जबकि फोटोग्राफर ने वो फोटो खींच ली थी। मनोहर लाल ने अपने हाथ में थमे सिगार का एक लंबा कश लगाया और फिर तस्वीर के नीचे छपी खबर पढ़नी आरंभ करी। लिखा था, इल्जाम लगाने वाले पर इल्जाम। कल शाम विशालगढ़ की एजरा स्ट्रीट में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। उपरोक्त चित्र एजरा स्ट्रीट में स्थित एक सेल्फ सर्विस प्रोविजन स्टोर का है, जिसकी मालकिन चित्र में बाईं ओर दिखाई दे रही कुमारी गिरिजा माथुर है। उनकी इल्जाम भरी उंगली जिस व्यक्ति की ओर उठी हुई है उसका नाम जगतपाल है, और कुमारी गिरिजा माथुर के बयान के अनुसार जगतपाल उनकी आंखों के सामने उनके प्रोविजन स्टोर के सामने स्थित ज्वेल शॉप नामक एक जौहरी की दुकान पर डाका डाला है। जगतपाल ने जो ही प्रोविजन स्टोर में कदम रखा था, कुमारी गिरिजा माथुर ने पुलिस को फोन कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने जगतपाल को हाथ में एक रिवॉल्वर लिए उल्टे पांव चलते हुए जौहरी की दुकान से बाहर निकलते देखा था। रिवॉल्वर की नाल दुकान के मालिक की तरफ तनी हुई थी और रिवॉल्वर से आतंकित राज नारायण के हाथ उसके कंधे से ऊपर उठे हुए थे। तभी एकाएक एजरा स्ट्रीट में पुलिस की एक गश्ती गाड़ी दाखिल हुई थी, जिसके वहां अप्रत्याशित आगमन की वजह से जगतपाल घबरा गया था। वो ज्वेल शॉप से निकलकर सड़क पर आगे बढ़ने के स्थान पर यूं कुमारी गिरिजा माथुर के प्रोविजन स्टोर में दाखिल हो गया जैसे वो कोई ग्राहक था और वहां कुछ खरीदने आया था। वो वहां बड़े निर्विकार से डिब्बाबंद वस्तुओं का मुआयना करने लगा और उनमें से अपनी ज़रूरत की वस्तुएं छांटने लगा। उसे यह नहीं मालूम था कि कुछ क्षण पहले ज्वेल शॉप में जो हरकत वो करके आया था वो गिरजा कुमारी माथुर ने देख ली थी। स्टोर में मौजूद फोन द्वारा कुमारी गिरजा माथुर ने तुरंत पुलिस को इत्तला दे दी थी, क्योंकि पुलिस की वायरलेस टेलीफोन से लैस एक गश्ती गाड़ी उस वक्त एजरा स्ट्रीट में ही मौजूद थी। इसलिए पुलिस तत्काल प्रोविजन स्टोर पर पहुंच गई थी।
वहां कुमारी गिरिजा माथुर का बयान सुनकर पुलिस ने जगतपाल को फौरन हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उस कथित बेहद सनसनीखेज सिलसिले की टांग टूट गई थी। न केवल पुलिस जगतपाल के पास से कथित लूट का कोई माल नहीं बरामद कर सकी थी, बल्कि जब वे ज्वेल शॉप में पहुंचे थे तो वहां उन्होंने ज्वेल शॉप के मालिक राज नारायण को बड़े निर्विकार भाव से बैठे अखबार पढ़ते पाया था। अपनी दुकान पर डाका पड़े होने की बात सुनकर उसने सख्त हैरानी जाहिर की थी और ऐसी किसी घटना के वहां घटी होने से पूर्णतया अनभिज्ञता प्रकट की थी। जगतपाल फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, लेकिन पुलिस के हर प्रवक्ता का कहना है कि उसे हिरासत में रखे रहने लायक केस उसके खिलाफ बन पाए, ऐसी कोई संभावना नहीं के बराबर थी। इन पंक्तियों के लेखक ने जब जगतपाल से इस संदर्भ में बातचीत की तो जगतपाल ने आंख बबूला होते हुए कहा कि यह उसके खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र था और शायद उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। उसने कहा कि वह पुलिस की हिरासत से छूटते ही जो पहला काम करेगा वो यही होगा कि वो कुमारी गिरजा माथुर के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकेगा और उससे हर्जाने के तौर पर एक मोटी रकम वसूल करके दिखाएगा। तत्पश्चात इन पंक्तियों के लेखक ने कुमारी गिरजा माथुर से भी बात की। लेखक ने उन्हें बड़ी परेशानी की हालत में पाया। उन्होंने रुआंसे स्वर में इस संवाददाता को बताया कि उन्होंने जो कुछ कहा था एकदम सच कहा था और फौरन पुलिस को इत्तला देकर और जगतपाल को गिरफ्तार करवाकर अपनी तरफ से ज्वेल शॉप के मालिक राज नारायण का भला किया था। लेकिन अब उन्हें उल्टे के लेने के देने पड़ गए थे। ऐसा कैसे हो गया था, ये उनकी समझ से बाहर था। ज्ञात हुआ है कि कुमारी गिरजा माथुर उस इलाके की बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त युवती हैं। हर किसी का यह कहना है कि अगर वे कहती हैं कि उन्होंने जगतपाल को हाथ में रिवॉल्वर लिए ज्वेल शॉप से बाहर निकलते देखा था तो जरूर हुआ होगा। लेकिन इस बात का किसी के पास जवाब नहीं था कि जब ज्वेल शॉप का मालिक ही अपनी दुकान से कोई माल लुटा होने से इनकार कर रहा था तो डकैती की वो कहानी सच कैसे हो सकती है। ज्ञात हुआ है कि कुमारी गिरजा माथुर के पिता प्रकाश बिहारी माथुर का स्वर्गवास हाल ही में हुआ है। घर में कोई और बालिग पुरुष सदस्य न होने के कारण उन्हें मजबूरन खुद वो प्रोविजन स्टोर चलाना पड़ रहा है। वैसे वे प्रोविजन स्टोर को बेच देना चाहती हैं और इस संदर्भ में किसी मुनासिब ग्राहक की तलाश में भी हैं। पुलिस तफ्तीश अभी जारी है। उसने अखबार एक और उछाल दी और होंठों में बुदबुदाया, और हमारी तफ्तीश अभी जारी होनी है। केस होपफुल है, रिसर्च करनी होगी। फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया, ऑपरेटर से कहा, प्लीज कनेक्ट मी टू मिसेस पूर्णिमा सरीन इन रूम नंबर 235 ऑफ होटल रिवर व्यू। लेकिन कथित मिसेस पूर्णिमा सरीन उस वक्त अपने कमरे में नहीं थी। अगला दृश्य। 10 बजे के करीब विकास नहा धोकर नया सूट पहनकर अपने कमरे से बाहर निकला। लिफ्ट पर सवार होकर वो नीचे लॉन में पहुंचा। वो लंबे डग भरता हुआ मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था कि एकाएक एक स्त्री स्वर ने उसे पीछे से पुकारा, विकास गुप्ता। विकास ठिठका, घूमा। एक सकपकाई निगाह उसने स्वयं को पुकारने वाले स्वर की मालकिन की तलाश में सामने दौड़ाई। रेस्टोरेंट की ओर से एक बड़ी शानदार औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। आयु में लगभग 27 बरस की थी। उसके बाल कटे हुए थे और उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर बड़ा सलीके का मेकअप किया हुआ था। वो एक शिफॉन की साड़ी पहने हुए थी जिसमें से उसकी लंबी सुडौल टांगों का आभास उसे बखूबी मिल रहा था। वो एक लो कट का ब्लाउज पहने हुए थी और उसके उठते कदमों के साथ ही उसके असाधारण आकार के उरोज बड़े तवा शिकन ढंग से हिल रहे थे। लॉबी में मौजूद हर आदमी की निगाह उस वक्त उस औरत पर थी। वो विकास से एक कदम परे पहुंचकर ठिठकी। बैंगनी रंग की लिपस्टिक से पुते उसके खूबसूरत होंठ मुस्कुराहट की सूरत में फैले और वो बोली, हेलो। हेलो, विकास के मुंह से निकला। तुम यहाँ विशालगढ़ में? हाँ, देखकर हैरान हो गए ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो सेटल होने की नीयत से यहाँ आया हूँ।
वो यूं हंसी जैसे उसने भारी मजाक की बात सुन ली हो। हंस क्यों रही हो? विकास हैरानी से बोला। तुम? वो पूर्व हंसती हुई बोली। यहां सेटल होने की नीयत से आए हो? माय गॉड, ऑफ ऑल द प्लेसेस। मैं सच कह रहा हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे, मैं सच में सच कह रहा हूं। बच्चा, उस औरत ने हंसना बंद कर दिया, लेकिन उसके स्वर में उपहास का भाव नहीं गया। दाई से पेट छुपाने की कोशिश मत करो। खैर छोड़ो। विकास ने विषय बदलने का उपक्रम किया। खलीफा भी तुम्हारे साथ है? तुम इसी होटल में ठहरे हुए हो? वो बोली। उसने विकास के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, 312 में हूं मैं। मुझसे एक गलती हो गई स्वीट हार्ट। झोंक में मैंने तुम्हें तुम्हारे असली नाम से आवाज दे दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, विकास हंसता हुआ बोला। होटल के रिकॉर्ड में मेरा यही नाम लिखा हुआ है। ओह! उस औरत के नेत्र सिकुड़ गए। तो क्या वाकई धंधे के फेर में नहीं आए हुए हो? हाँ। तो फिर क्यों आए हो? उसी वजह से जो मैंने अभी बयान की है। यहां सेटल होने के लिए। हाँ। नॉनसेंस। इस बात पर तो तुम्हारा ही पैदा करने वाली भी तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन यह हकीकत है। मैं यहाँ नदी किनारे एक घर खरीदने वाला हूँ और चैन की बंसी बजाने वाला हूँ। बंसी तो यहाँ तुम जरूर बजाओगे किसी न किसी की, लेकिन चैन की नहीं। मत मानो। देखो। वो विकास के तनिक और समीप सरक आई और धीमे स्वर में बोली। अपनी मम्मी से छुपाव नहीं रखते। सच बताओ, क्या किसी प्रॉपर्टी डीलर को मुर्गा बनाने का इरादा है? अरे नहीं बाबा, विकास तनिक झल्लाया। कहा ना मैं यहाँ धंधे से आया हूँ। सॉरी, कहा ना मैं यहाँ धंधे से नहीं आया। मैं वाकई सेटल होने आया हूँ। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। ऑनेस्ट। मत बताओ। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। लेकिन खातिर जमा रखो, तुम्हारा मुर्गा हम नहीं भूनने वाले। मैं या मनोहर तुम्हारी हांडी में हिस्सेदार नहीं बनने वाले। मनोहर की जिद पर भी नहीं? हरगिज नहीं। तभी तो कहती हूं कि मुझसे क्यों पखंड करते हो। क्या ये कोई मानने वाली बात है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग भरी जवानी में धंधे से संन्यास ले रहा है? मत मानो, विकास लापरवाही से बोला। आज एक बात तो साबित हो गई विकास। क्या? कि तुम्हें मुझ पर रत्ती भर का भरोसा नहीं। अब छोड़ो भी ये किस्सा। ठीक है, छोड़ दिया। मैंने पूछा था कि क्या खलीफा भी तुम्हारे साथ है? हाँ। यही? नहीं, वो विक्रांत के नाम से एक दूसरे होटल में है। तुम्हारी जानकारी के लिए, यहाँ वो कर्नल जगन्नाथ सिंह चौहान है। कर्नल? क्या कहने। और तुम क्या हो यहाँ? मिसेस पूर्णिमा सरीन, वो बड़े रौब से बोली। वाह, ये तो बड़ी इज्जतदार खानदानी औरत का नाम मालूम होता है। मैं हूं ही बड़ी इज्जतदार खानदानी औरत। क्यों नहीं, क्यों नहीं। खलीफा मिलिट्री के कर्नल, तुम खानदानी औरत। जरूर किसी मोटे बकरे को जिबा करने का सामान है। किसकी शामत आई है शबनम? शबनम नहीं, मुझे मिसेस सरीन कहो या पूर्णिमा कहो। पूर्णिमा ही सही। मैं यहाँ, वो बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोली, 238 में हूँ। हम्म। तो क्या बता दूं, मुझे ढूंढने में आसानी होगी तुम्हें। ऐसी बातें मत करो जाने मन। क्यों? खलीफा बुरा मान जाएंगे। तुम पागल हो? उसे मेरी निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। उससे मेरा सिर्फ धंधे का रिश्ता है। लेकिन मेरा उससे दोस्ती का रिश्ता है। जरूर होगा, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त की प्रॉपर्टी नहीं हूं। खातिर जमा रखो। तुम पर दोस्त के माल पर हाथ साफ करने का इल्जाम नहीं आने वाला। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मनोहर मुझे अपनी बेटी की तरह मानता है। विकास हंसा। हंसो मत, वो मुंह बिगाड़ कर बोला।
शबनम, मेरा मतलब मिसेस सरीन। उसकी हठी को ब्रेक लग गई। तुम जानती हो कि मैं एक ठग हूँ। और मैं क्या कोई मंदिर में भजन गाने वाली देवदासी हूँ? मैं तुम्हारा सब कुछ चुरा कर ले जाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ ही चुराना, कुछ छोड़ मत देना। मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाकर मेरा सब कुछ चुराने में तुम्हें सहूलियत होगी। यानी कि तुम मुझे इतना गिरा समझती हो कि मैं किसी औरत को अपने मोह जाल में फंसाकर उसे लूटने की कोशिश कर सकता हूँ? विकास, असली कुत्ती चीज हो तुम। हमेशा बात को घुमा फिराकर अपने हर हक में कर लेते हो। विकास ने ठहाका लगाया। जानते हो, वो बोली, क्या? तुम किसी औरत का सर्वस्व लूटने की कोशिश ना करके उससे ज्यादा बड़ा धोखा दे सकते हो। शबनम, मेरा मतलब है पूर्णिमा, तुमसे दरअसल मुझे और तरह का डर लगता है। अच्छा, कैसा? कि कहीं तुम मेरा सर्वस्व ना लूट लो। आखिर इतनी बड़ी ठग हो। तुमसे बड़ी नहीं। विकास हंसा। मैं 238 में हूं। तुमने अभी बताया था मुझे। सोचे शायद भूल गए हो। नहीं भूला हूं। और नाम भी मत भूलना, मिसेस पूर्णिमा सरीन। नहीं भूलूंगा। फिर वो घूमा और उसे वहीं खड़ा छोड़कर होटल से बाहर की ओर बढ़ गया। उसने शबनम से ये नहीं पूछा था कि वो और खलीफा वहां किस फिराक में आए थे। पूछने पर सही उत्तर मिलने की उसे उम्मीद ही नहीं थी। वो दोनों उसे अपनी योजना हरगिज नहीं बताने वाले थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उन्हें अपनी योजना नहीं बताने वाला था। अगला दृश्य। विक्रांत होटल में मनोहर लाल के कमरे में उसकी और शबनम की मुलाकात हुई। उस रोज का डेली एक्सप्रेस उस वक्त शबनम की गोद में पड़ा था। उसने उसे यूं मोड़ लिया था कि कुमारी गिरजा माथुर वाली खबर सामने आ गई थी। इत्तेफाक से एक दिलचस्प सिलसिला हाथ आ रहा है, मनोहर बोला। इसमें संभावनाएं हैं। क्या संभावनाएं हैं? शबनम बोली। तुमने खबर अच्छी तरह पढ़ी है? हाँ। और तस्वीर भी अच्छी तरह देखी है? हाँ। इस सिलसिले में मैंने थोड़ी पूछताछ की है। मुझे मालूम हुआ है कि गिरजा एक निहायत शरीफ और खानदानी लड़की है, जबकि जगतपाल एक घटिया जराइम पेशा आदमी है। अब तुम ही बताओ, इन दोनों में से भरोसे के काबिल कौन है? कौन सच बोल रहा हो सकता है? लड़की। करेक्ट। लेकिन हालात उसकी कथित सच्ची बात से इत्तेफाक जाहिर करते नहीं मालूम हो रहे। उसके बयान के मुताबिक राजनारायण की ज्वेल शॉप पर डाका पड़ा है, लेकिन राजनारायण कहता है कि डाका नहीं पड़ा है। उसका माल न लुटा हो, ये तो हो सकता है, लेकिन वो तो इस बात से भी इनकार कर रहा है कि जगतपाल उसकी दुकान में आया था या उसने उसे रिवॉल्वर दिखाई थी। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। क्या? कि ये राजनारायण और जगतपाल की लड़की को खराब करने की कोई मिली भगत है। किस लिए? किस फायदे की खातिर? अखबार में लिखा है कि लड़की अपना प्रोविजन स्टोर बेचना चाहती है। क्या पता उसे यूं हलकान करके वो लोग उसे अपना स्टोर औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर करना चाहते हों। राज नारायण स्टोर का क्या करेगा? वो तो जौहरी है। उसका अचार मुरब्बे और मिर्च मसाले बेचने वाले स्टोर से क्या मतलब? और जगतपाल जैसा जराइम पेशा आदमी दुकानदार बनने की कोशिश कर रहा हो, ये बात भी गले से नहीं उतरती। शायद वो दोनों किसी और के हित में वो सब कर रहे हों। अगर ऐसा है तो वो बड़े बेहुदा तरीका इख्तियार कर रहे हैं। जो तरीका कारामद साबित हो उसे बेहुदा नहीं कहा जा सकता। हम्म। एक बात और। क्या? लड़की कहती है कि उसने जब जगतपाल को ज्वेल्स शॉप से निकलते देखा था तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। राजनारायण को रिवॉल्वर से जिस तरीके से कवर किए हुए उसने शॉप से बाहर निकलते देखा होना वो बताती है, उस लिहाज से उसने स्टोर का कुछ माल भी जरूर लूटा होगा। फिर वो कहती है कि उसके देखते ही देखते वो प्रोविजन स्टोर में घुस गया था और वहां भी कुछ ही क्षणों में गिरफ्तार हो गया था। अखबार में लिखा है कि लूट का माल या कोई रिवॉल्वर तो उसके पास से बरामद नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों चीजें गई तो कहाँ गई?
उन्हें वो निगल तो गया नहीं होगा। यही तो जगतपाल भी कहता है। इसलिए तो पुलिस को गिरजा की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन तुम्हें विश्वास है? हाँ। वैसे भी लड़की की कहानी पर विश्वास करके ही हमारा कोई कल्याण हो सकता है। करना क्या चाहते हो तुम? ये भी कोई पूछने की बात है? धंधा करना चाहते हैं भाई। इसलिए तो हम इस शहर में आए हैं। बकरा किसे बनाना चाहते हो? गिरिजा को तो बकरा बनाया जा नहीं सकता। वो तो बेचारी पहले से ही पैसे से तंग है और अपना स्टोर बेचने पर आमादा है। राजनारायण बड़ा कहिया आदमी है। वो बकरा बनने वाला नहीं। जो आदमी स्टोर लुट जाने पर इस हकीकत से इनकार कर रहा हो, वो कितना पहुंचा हुआ आदमी होगा, इसकी कल्पना तुम खुद ही कर सकती हो। ऐसा आदमी खरा धंधा तो कर रहा नहीं हो सकता। मैंने उसके बारे में पूछताछ की है। एजरा स्ट्रीट इस शहर का बड़ा हल्का इलाका है। वहां संपन्न लोग नहीं रहते। वहां जेवरों की दुकानदारी की कोई खास गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी राजनारायण ने अपनी ज्वेल शॉप वहां खोली हुई है। यही बात उसके खिलाफ मेरे मन में शक की बुनियाद पैदा करने के लिए काफी थी। मुझे मालूम हुआ है कि राजनारायण की दुकानदारी केवल दिखावा है। वास्तव में वो फैंस है। फैंस? हाँ। फैंस चोरी का माल इधर उधर करने वाले बिचौलियों को कहते हैं। राजनारायण की दुकानदारी एक झूठा फ्रंट है। उसका असली धंधा चोरी के माल की खरीद फरोख्त का ही है। वो चोरी के हीरे जवाहरात कौड़ियों के मोल खरीदता है, फिर उनका हुलिया तब्दील करके वाजिब दामों पर आगे बेचता है। तुम ही सोचो, ऐसा आदमी अपनी दुकान से कोई माल लुट जाने की शिकायत पुलिस को कैसे कर सकता है? यानी कि हकीकत में माल लुटा है? अगर हम गिरजा के बयान पर विश्वास करें तो जरूर लुटा है। मेरे ख्याल से तो राजनारायण ने जगतपाल को जरूर डबल क्रॉस किया होगा और जगतपाल ने उससे हिसाब बराबर करने का ये तरीका इख्तियार किया होगा। लेकिन माल तो जगतपाल के पास बरामद नहीं हुआ। वो गया तो कहाँ गया? कहीं तो गया ही होगा। यही तो मालूम करना है कि माल कहाँ गया। लेकिन कैसे? जरा अखबार दिखाओ तो। शबनम ने अखबार उसे सौंप दिया। मनोहर बड़ी बारीकी से अखबार में छपी खबर और उसके साथ छपी गिरजा और जगतपाल की तस्वीर का मुआयना करने लगा। तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। शबनम तनिक उतावले स्वर में बोली। बकरा कौन बनेगा? मैंने पहले ही कहा है कि गिरजा और राजनारायण में से तो कोई बकरा बनने वाला नहीं। तो क्या जगतपाल? उस साले मामूली उचक्के से हमें क्या हासिल होगा? तो फिर? बकरा बाहर से आएगा, जिसको बकायदा कील की तरह इस केस में ठोका जाएगा। कौन? यहाँ एक बुजुर्गवार लेकिन निहायती कमीने और निहायती लालची बैरिस्टर साहब हैं, जो आजकल मुझसे यारी गांठने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मैंने उन्हें कहा है कि बंबई में एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता हूँ, जिसकी भारत के कई शहरों में ब्रांचें हैं। अपनी एजेंसी की एक ब्रांच मैं यहाँ भी खोलना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। बैरिस्टर साहब बहुत प्रभावित हुए हैं मेरी बातों से। वो जानते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाने वालों को वकीलों की सेवाओं की आम जरूरत होती है। वो अपनी सेवाएं मुझे अर्पित करना चाहते हैं, इसलिए आजकल बहुत मस्का मार रहे हैं मुझे। उन्हीं को बकरा बनाने का इरादा है मेरा। नाम क्या है वकील साहब का? दीवान पुरुषोत्तम दास। ये वकील साहब। एकाएक मनोहर के मुंह से एक लंबी सीटी निकल गई। क्या हुआ? शबनम सकपकाई। लगता है। मनोहर अखबार में छपी तस्वीर को एकटक देखता हुआ बोला। माल का पता लग गया। क्या? उस लड़की से मिलना होगा। मनोहर अखबार परे फेंकता हुआ बोला। उसके स्टोर का चक्कर लगाना होगा। शबनम असमंजसपूर्ण निगाहों से अपने वयोवृद्ध सहयोगी ठग को देखती रही। अगला दृश्य। होटल की बगल में ही कार रेंटल एजेंसी थी, जहां से ड्राइवर समेत या ड्राइवर के बिना कारें किराए पर मिलती थी।
विकास ने वहां से एक फिएट कार हासिल की और फिर दोपहर तक का काफी समय उस नगर का मुआयना करने में, उसका जुग्राफिया समझने में गुजारा। विशालगढ़ एक छोटा सा लेकिन समृद्ध नगर था। वहां बड़े कल कारखाने तो नहीं थे, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भरमार थी और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वहां बहुत था। एक सुंदर झील और सोना नदी के समीप की वजह से नगर की मनोरमा में भी पर्याप्त वृद्धि हुई थी। ठगी के अपने मौजूदा अभियान के लिए विकास ने उस नगर को अनायास ही नहीं चुन लिया था। उसने बहुत सोच समझकर और बहुत रिसर्च के बाद ऐसा किया था। वो समीप ही स्थित राजनगर नाम के महानगर में भी जा सकता था, लेकिन वो जानता था कि उसका मतलब एक ऐसे छोटे नगर में ही हल हो सकता था जहां तकरीबन समृद्ध लोग एक दूसरे को जानते थे। वहां का पुलिस विभाग भी महानगर पुलिस जैसा कार्यकुशल नहीं था। वहां से उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले उसे बाहर से आया आदमी जानकर बुरी तरह पेश आएंगे और अपने नगर के लोगों के साथ हमदर्दी और दरियादिली का व्यवहार करेंगे। गिरफ्तार तो उसे होना ही था। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस के हाथों वो जितना ज्यादा परेशान होता, जितना ज्यादा खराब और जलील होता, उतना ही ज्यादा उसे फायदा पहुंचता। रिचमंड रोड से गुजरते समय एक स्थान पर उसने कार रोकी। सड़क के किनारे एक बड़ा सा कंपाउंड था जिसमें 10-12 कारें खड़ी थी। उन कारों में एक विदेशी स्पोर्ट्स कार भी थी। कंपाउंड के प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा था कार बाजार, प्रोपराइटर प्रकाश देव महाजन। कंपाउंड के पृष्ठ भाग में एक छोटी सी एक मंजिला इमारत थी जो शायद मालिक का ऑफिस था। स्पोर्ट्स कार की शक्ल सूरत में अच्छी हालत मालूम होती थी। वो कमर्शियल स्ट्रीट पहुंचा। वहां सड़क के दहाने पर ही उसे कार बाजार जैसी ही एक और गैराज दिखाई दी। वहां कंपाउंड में 5-6 कारें खड़ी थी। वहां लगे बोर्ड पर लिखा था मेहतानीज गैराज। यहाँ सेकंड हैंड कारें खरीदी और बेची जाती हैं। प्रोपराइटर G.N. मेहतानी। वेरी गुड। विकास मनी मन बुदबुदाया। उसने कार कमर्शियल स्ट्रीट में आगे बढ़ा दी। अशोका प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस तलाश करने में उसे कोई दिक्कत ना हुई। उसका मालिक सरदार प्रीतम सिंह एक सफेद दाढ़ी वाला बड़ा खुशमिजाज सिख निकला। विकास ने उसे अपना परिचय दिया और बताया कि वो उस नगर में सेटल होने की नीयत से आया था और इसलिए एक छोटा सा मकान खरीदना चाहता था। कितनी रकम खर्च करने का इरादा रखते हैं आप? प्रीतम सिंह ने पूछा। नदी के किनारे जो छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, विकास ने पूछा, वैसा एक कॉटेज कितने में मिल जाता है? 90-95 हजार में बात बन जाती है बाबूजी। ये तो बहुत रकम है। इलाका भी तो देखो ना। उतनी अकोमोडेशन वाला मकान एजरा स्ट्रीट में 35-40 हजार में मिल जाता है। यहाँ आपके बैंक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई कर्जा वर्जा दे देते हैं? दे तो देते हैं, लेकिन बैंक से कर्जा हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। क्यों? रिश्वत चलती है जी कर्जा पास कराने के लिए। अच्छा, कितनी? 10% तक। और कर्जा कितना मिल जाता है? प्रॉपर्टी की कीमत के 60% तक तो आम मिल जाता है, कभी कभी ज्यादा भी मिल जाता है। हम्म। लेकिन बाकी का 40% एडवांस में बैंक में जमा होने पर ही कर्जे पर विचार होता है। हम्म। यानी कि मैं 40,000 रुपये पल्ले से बैंक में जमा करा दूं और बैंक वालों को 6,000 रुपये रिश्वत भी देना कबूल कर लूं, तो मुझे 60,000 रुपये का कर्जा मिल सकता है और मैं 1 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने का जुगाड़ बना सकता हूँ। हाँ। क्या कर्जा दिलवाने में आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ये काम तो आपको खुद ही करना होगा। कम से कम अकाउंट खुलवाने में तो आप मेरी मदद कर ही सकते हैं। जब तक अकाउंट नहीं खुलेगा मैं पल्ले से 40,000 रुपये कैसे जमा कराऊंगा? अकाउंट खोलने के लिए बैंक वाले इंट्रोडक्शन मांगते हैं। मैं इस शहर में परदेसी हूँ, मैं किसके इंट्रोडक्शन दूंगा? प्रीतम सिंह हिचकिचाया। सरदार साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर मैंने मकान खरीदने लायक रकम इकट्ठी की है। बूंद बूंद से घड़ा भरा मैंने। बैंक से कर्जा मुझे नहीं मिला तो मकान की कीमत नगद तो मैं फिर भी अदा नहीं कर पाऊंगा।
मैं तो जिससे मकान खरीदूंगा अकाउंट्स पे ही चेक दूंगा उसे। तब तो मकान की पूरी कीमत की रजिस्ट्री करानी होगी। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हम्म। इसलिए यहाँ के किसी बैंक में मेरा अकाउंट खोलना निहायत जरूरी है। आप इस मामले में सीरियस हैं बाबूजी? कमाल है। सीरियस ना होता तो मैं आपके पास आता क्यों? और आपका नाम तो मुझे खास तौर से सुझाया गया था। अच्छा, किसने सुझाया? रिवरव्यू होटल की रिसेप्शनिस्ट योगिता ने। आप रिवरव्यू में ठहरे हुए हैं? जी हाँ, कमरा नंबर 312 में। ठीक है। यहाँ कमर्शियल स्ट्रीट में ही हमारी वाली लाइन में ही 2 ब्लॉक छोड़कर एक नेशनल बैंक है। आप उसके मैनेजर स्वरूप दत्त के पास चले जाइए। उससे कह दीजिएगा कि आपको अशोका प्रॉपर्टी वाले सरदार प्रीतम सिंह ने भेजा है। आपका अकाउंट खुल जाएगा। थैंक यू, विकास उठता हुआ बोला। मैं एक अकाउंट खोल कर वापस आता हूँ, फिर आप मुझे कोई अच्छा सा कॉटेज दिखाइएगा। कॉटेज दिखाने की हम फीस लेते हैं बाबूजी। कितनी? 50 रुपये। कॉटेज आपको पसंद आए या ना आए, 50 रुपये की फी कॉटेज तो आपको देना ही पड़ेगा। मुझे मंजूर है। विकास ने जेब से 100 का एक नोट निकाला। ये 100 रुपये एडवांस रखिए आप। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रखिए तो सरदार साहब। विकास ने 100 का नोट जबरन प्रीतम सिंह की मुट्ठी में ठूस दिया। चलो, आपकी मर्जी, प्रीतम सिंह बोला। लेकिन एक बात है सरदार साहब। क्या? प्रीतम सिंह सशंक स्वर में बोला। अगर मुझे पहला ही कॉटेज पसंद आ गया तो ये 100 रुपये में से मैं आपकी कमीशन में से काट लूंगा। जरूर, प्रीतम सिंह हंसता हुआ बोला। जरूर। विकास ने उससे हाथ मिलाया और वहां से विदा हो गया। अपनी योजना का पहला पड़ाव उसने निर्विघ्न पार कर लिया था। वो नेशनल बैंक पहुंचा। वहां एक चपरासी ने उसे फौरन मैनेजर स्वरूप दत्त के ऑफिस में पहुंचा दिया। स्वरूप दत्त एक अधेड़ावस्था का आदतन मिलनसार आदमी निकला। वो विकास के साथ बड़े प्यार से पेश आया। तशरीफ रखिए जनाब। विकास उसके सामने बैठ गया। मैं आपके बैंक में खाता खोलना चाहता हूं, विकास बोला। उसके लिए आपको अपना खाता किसी से इंट्रोड्यूस करवाना होगा, स्वरूप दत्त बोला। मुझे मालूम है, मैं अशोका प्रॉपर्टी वाले सरदार प्रीतम सिंह का दोस्त हूं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। फिर तो कोई बात ही नहीं है। प्रीतम सिंह जी तो मेरे भी दोस्त हैं। जानता हूं। प्रीतम सिंह जी ने बताया था मुझे, आपकी दोस्ती की वजह से ही उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि यहाँ खाता खुलवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कतई कोई दिक्कत नहीं होगी गुप्ता साहब, हम तो आपकी सेवक ही बैठे हैं। थैंक यू। मैनेजर ने कॉल बेल बजाकर एक चपरासी को बुलाया और उससे खाता खोलने के लिए आवश्यक कागजात मंगवाए। विकास ने कागजात भरे और निर्दिष्ट स्थानों पर हस्ताक्षर कर दिए। मैनेजर ने उनमें से स्पेसिमन सिग्नेचर का कार्ड चपरासी को सौंप दिया और बोला, इस पर सरदार प्रीतम सिंह के साइन करवा लाओ। चपरासी कार्ड लेकर चला गया। पैसा कितना जमा कर रहे हैं साहब? मैनेजर ने पूछा। उत्तर में विकास ने 5,000 रुपये का एक ड्राफ्ट मैनेजर के सामने रख दिया। मैनेजर ने ड्राफ्ट देखा और बोला, गुड। ये तो हमारे ही बैंक की जहांआरा रोड की ये तो हमारे ही बैंक की जहांआरा रोड ब्रांच के नाम ड्राफ्ट है। इसकी रकम तो आज ही आपके खाते में लग जाएगी। शुक्रिया, विकास बोला। यही मैं चाहता हूँ। दरअसल कल मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। कार की कीमत का भुगतान मैं चेक द्वारा करना चाहता हूँ। आज सारी कागजी कार्रवाई हो जाएगी, तभी कल बात बनेगी। आप अभी 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे जनाब। फिर विकास ने मैनेजर को भी वही पुड़िया दी कि वो उसी नगर में सेटल होने के इरादे से वहां आया है और जल्दी से जल्दी वहां कोई छोटा मोटा रिहायशी मकान खरीदना चाहता था। इस मामले में सरदार प्रीतम सिंह जी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, मैनेजर बोला। सरासर कर सकते हैं, विकास बोला। कर रहे हैं, लेकिन मदद तो मुझे आपकी भी चाहिए। हमारी? जी हाँ। सुना है आपका बैंक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्जा देता है।
ओह, वो आपको कर्जा चाहिए? जी हाँ, चाहिए तो। ठीक है, पहले आप फैसला कर लीजिए कि आप क्या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। फिर आप यहाँ अर्जी भर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपका काम करवा दूंगा। जी शुक्रिया, विकास तनिक धीमे स्वर में बोला। मुझे प्रीतम सिंह जी ने 10% वाली स्पेशल शर्त बता दी थी, उसे मैं एडवांस में पूरी करने को तैयार हूँ। मैनेजर एक बार खांसा और फिर परे देखने लगा। तभी चपरासी वापस लौटा। उसने प्रीतम सिंह का साइन किया हुआ कार्ड मैनेजर की मेज पर रख दिया। मैनेजर ने प्रीतम सिंह के हस्ताक्षरों का मुआयना किया और फिर संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। और 5 मिनट बाद विकास को 50,000 के ड्राफ्ट की रसीद, पासबुक और चेकबुक मिल गई। विकास उठ खड़ा हुआ। उसने विदा मांगी तो मैनेजर उसे अपने केबिन से बाहर तक छोड़ने आया। जैसा कि मैंने अभी कहा था, विदा होने से पहले विकास बड़े सहज भाव से बोला, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, सेकंड हैंड। आपकी निगाह में कोई सेकंड हैंड कार डीलर है जिसका धंधा जरा भरोसे का और रियायत का हो? शहर में 4-5 कार डीलर हैं जनाब, मैनेजर बोला, और सभी का धंधा भरोसे और रियायत का ही है। उनमें से कोई ऐसा डीलर है जो आपकी निगाह में जिसके पास कोई स्पोर्ट्स कार उपलब्ध हो? मेरी निगाह में तो ऐसा कोई डीलर नहीं है, मैनेजर खेदपूर्ण स्वर में बोला। और सच पूछिए तो कारों के बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपनी पसंद की कार तलाश कर लूंगा। विकास ने फिर उससे हाथ मिलाया। थैंक यू फॉर द नाइस कोऑपरेशन शोन। यू आर वेलकम, मैनेजर बोला। विकास बैंक से बाहर निकल आया। मैनेजर अदालत में उसके हक में बहुत बढ़िया गवाह बनने वाला था। आखिर उसने इस बात की तस्दीक करनी थी कि गिरफ्तारी से पहले उसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये जमा थे और स्पोर्ट्स कार खरीदने के बारे में वो बहुत गंभीर था। यह भी अच्छा ही था कि मैनेजर को नहीं मालूम था कि नगर में स्पोर्ट्स कार किस कार डीलर के पास उपलब्ध थी। उसको ये बात मालूम होना विकास के लिए असुविधा का कारण बन सकता था। अगला दृश्य। मनोहर लाल एजरा स्ट्रीट पहुंचा। वहां हर किसी को मालूम था कि गिरजा माथुर का प्रोविजन स्टोर कहाँ था। शायद वो अखबार में छपी खबर की मेहरबानी थी। गिरिजा स्टोर पर मौजूद थी। वो स्टोर के दहाने पर एक टेबल के पीछे बैठी हुई थी। वहीं लोग भीतर से खुद उठाकर लाई हुई चीजें चेक करवाते थे और उनका बिल बनवाकर उनकी कीमत अदा करते थे। मनोहर मालूम करके आया था कि स्टोर में टेलीफोन भी था और जो स्टोर के पृष्ठ भाग में कहीं लगा हुआ था। यानी कि अगर टेलीफोन बजता था तो उसे अपनी सीट से उठकर पीछे कहीं जाना पड़ता था। एक पूर्व निर्धारित समय पर शबनम वहां फोन करने वाली थी, लेकिन उस फोन कॉल के आने में अभी काफी वक्त था। स्टोर में दाखिल होने से पहले मनोहर ने आसपास चारों तरफ नजरें दौड़ाई। ज्वेल शॉप और प्रोविजन स्टोर के बीच सड़क के चप्पे चप्पे पर उसकी निगाह फिर गई। एक स्थान पर उसकी निगाह ठिठकी। एक स्थान पर एक गटर था जिसका गोल ढक्कन अपने स्थान से सरका हुआ था। वह समीप पहुंचा। बड़े आशापूर्ण ढंग से उसने गटर के भीतर झांका। भीतर उसे ऐसी कोई चीज न दिखाई दी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। वो स्टोर में दाखिल हुआ। उस वक्त वो फुल कर्नल की वर्दी में था और बहुत रोबदार और दबदबे वाला आदमी लग रहा था। गिरिजा पर उसका प्रत्याशित प्रभाव पड़ा। मनोहर उसको नजरअंदाज करता सीधा उस तरफ पहुंचा जिधर डब्बा बंद वस्तुओं के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर पिरामिड की सूरत में रखे हुए थे। मैं आपकी कोई मदद करूं? गिरिजा बोली। नो, थैंक यू, मनोहर बड़े रोबदार ढंग से बोला। दिस इज सेल्फ सर्विस स्टोर, आई विल सर्व सेल्फ सर्व। गिरिजा खामोश रही। आई लाइक सेल्फ सर्विस स्टोर्स, वो बोला। गिरिजा केवल मुस्कुराई। मनोहर फिर डिब्बों का मुआयना करने लगा। गिरिजा अपने सामने रखे एक रजिस्टर पर झुक गई। इत्तेफाक से उस वक्त स्टोर में मनोहर के अलावा कोई दूसरा ग्राहक नहीं था। मनोहर ने डिब्बों का वो पिरामिड तलाश किया जिसे उसने अखबार में छपी तस्वीर की पृष्ठभूमि में देखा था।
वो पिरामिड गिरिजा की सीट के एन बगल में था। मनोहर ने देखा पिरामिड के तमाम डब्बे सोहना ब्रांड के डिहाइड्रेटेड मटर के थे। उनमें से एक डिब्बा खासतौर से उसकी दिलचस्पी का केंद्र था, लेकिन टेलीफोन की घंटी बजने से पहले वो उसको हाथ नहीं लगाना चाहता था। उसी पिरामिड के नीचे जमीन पर चीनी, चावल, आटे, बेसन वगैरह के खुले बोरे पड़े थे। उसने देखा चावलों के वहां 3 बोरे पड़े थे। दो में साधारण प्रकार के चावल थे, लेकिन तीसरे में निहायत कीमती बासमती चावल भरा हुआ था। मटरों के एक विशिष्ट डिब्बे की तरह बासमती चावल का वो बोरा भी मनोहर की दिलचस्पी का केंद्र बन गया। तभी स्टोर के पृष्ठभाग में कहीं एकाएक टेलीफोन की घंटी बज उठी। गिरिजा उठकर फोन सुनने चली गई। उसकी पीठ फिरते ही मनोहर लाल ने सबसे पहले बासमती चावल के बोरे में कोहनी तक अपनी बांह घुसा दी। उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। उसने अपनी उंगली उस चीज की गिर्द लपेट दी और हाथ बाहर निकाला। उसने अपने हाथ में एक रिवॉल्वर पाई। उसने रिवॉल्वर यथास्थान पूर्ववत चावल में धकेल दी। उसने एक गुप्त निगाह टेलीफोन की दिशा में डाली और फिर डिब्बों के पिरामिड में से मटर कवर डिब्बा उठाया, जो अखबार में छपी तस्वीर में भी था और वहां भी उसकी दिलचस्पी का केंद्र था। 60-70 डब्बों के पिरामिड में वही एक इकलौता डब्बा था जिस पर लगे लेबल का रुख सामने की तरफ नहीं था। उस सीलबंद डब्बे का ढक्कन कटा हुआ था। उसने देखा पिरामिड के पास ही एक कैन ओपनर भी पड़ा हुआ था। उसने ढक्कन हटाकर भीतर झांका। भीतर मटरों के ऊपर एक शनील की थैली पड़ी हुई थी। उसने थैली वहां से निकाली और उसे खोला। थैली के भीतर छोटे बड़े हीरों की झिलमिल झिलमिल हो रही थी। मनोहर ने फुर्ती से वो तमाम हीरे अपनी एक जेब में पलट लिए और दूसरी जेब से ढेर सारे नकली हीरे निकालकर उस थैली में भर दिए। उसे वहां ज्वेल शॉप से लुटे हीरे मिलने की इतनी गारंटी थी कि वो नकली हीरों के साथ वहां तैयार होकर आया था। फिर उसने 10-15 असली हीरे भी नकली हीरों के ऊपर थैली में डाल दिए। मन ही मन वो प्रार्थना कर रहा था कि शबनम लड़की को वार्तालाप में उलझाए रखे। उसने थैली को वापस मटर के डिब्बे में डाला, उसके ऊपर उसका कटा हुआ ढक्कन रखा और डिब्बे को वापस पिरामिड पर यथास्थान एन उसी स्थिति में टिका दिया जिसमें उसने उसे पाया था। फिर वहां से वो हट गया। एक और स्थान से उसने सेब के मुरब्बे के 2 जार उठा लिए। तभी गिरजा वापस लौट आई। वो वापस अपनी सीट पर जा बैठी। मनोहर जार उठाए उसके समीप पहुंचा। उसने दोनों जार उसके सामने रख दिए। गिरिजा बिल बनाने लगी। 70 रुपये 50 पैसे, वो बोली। 17 रुपये 50 पैसे, सॉरी। मनोहर ने उसे एक 20 का नोट सौंप दिया। गिरिजा ने उसे 2.5 रुपये वापस कर दिए। 2 सेब के मुरब्बे का जार, 17 रुपये। कितनी पुरानी कहानी होगी ये। खैर, गिरिजा ने उसे 2.5 रुपये वापस कर दिए। मैंने आज के पेपर में तुम्हारी खबर पढ़ी थी, एकाएक मनोहर बोला। आपने ही क्या, गिरिजा ने तनिक उदास स्वर में बोला। सारे शहर ने पढ़ी होगी। वो बदमाश अपनी फॉल्स अरेस्ट के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहा है और तुम पर इज्जत हतक का दावा करना चाहता है। हाँ, सन ऑफ अ गन। मनोहर असली फौजी अफसर जैसा आक्रोश जाहिर करता हुआ बोला। मिलिट्री में होता तो मैं साले का कोर्ट मार्शल करवा देता। गिरजा खामोश रही। मैं जानता हूं तुम खामखा परेशानी का शिकार बन रही हो। उसने उत्तर नहीं दिया। मुझे कर्नल JNS चौहान कहते हैं। अगर तुम चाहो तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। आप क्या मदद कर सकते हैं मेरी? इस शहर का एक बहुत नामी वकील मेरा दोस्त है। मेरे कहने पर वो बहुत मामूली फीस पर तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हो सकता है। कौन सा वकील? दीवान पुरुषोत्तम दास। वो वो तो सुना एक ही पेशी में कम से कम 500 रुपये लेता है। तुम्हारे से वो ऐसी कोई फीस नहीं लेगा, उसे मैं कह दूंगा। लेकिन और तुम्हारा केस कोई लंबा नहीं चलने वाला। उसकी टांग तो देख लेना पहली पेशी में टूट जाएगी।
जगतपाल कोई शरीफ आदमी नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि वो एक पेशेवर चोर उचक्का है। उसकी तकदीर ही अच्छी है कि आज तक कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। अपनी इज्जत हतक हुई साबित करने से पहले उसे ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी इज्जत है, और ऐसा करने में उस कमीने के दांतों पसीने आ जाएगा। लेकिन जब वो कभी पकड़ा नहीं गया तो ये कैसे साबित होगा कि वो कोई चोर उचक्का है? वो हो जाएगा। ये काम दीवान पुरुषोत्तम दास का है, तभी तो वो इतना काबिल वकील माना जाता है। आप, वो तनिक संदिग्ध स्वर में बोली, मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो, बस। हाँ, विश्वास नहीं होता? यहाँ आने में जरूर आपका भी कोई स्वार्थ होना चाहिए। आप यहाँ सेब का मुरब्बा खरीदने ही आए हो, ये बात गले से उतर नहीं रही। समझदार लड़की हो, मनोहर प्रशंसात्मक स्वर में बोला। वो तो हुआ, लेकिन सुनो, ये बात सच है कि तुम ये स्टोर बेचना चाहती हो? हाँ। क्यों? क्योंकि इसे चलाना मेरे एक अकेली लड़की के बस का काम नहीं, और यहाँ कोई खास मुनाफा भी नहीं होता। कितने में बेचना चाहती हो इस स्टोर को? माल, फर्नीचर, टेलीफोन समेत 70,000 में। 1,000 2,000 कम भी चलेंगे। अगर कीमत ज्यादा मिल जाए? नहीं मिल सकती। 70,000 इसकी एकदम जायज कीमत है। जब यही नहीं मिल रही तो ज्यादा कैसे मिलेगी? लेकिन अगर ज्यादा मिल जाए तो? आप मुझे 70,000 रुपये कीमत दिलाइए। इससे ज्यादा जो मिले वो आपका। सारा नहीं तो 50-50। मंजूर। मर्द बच्ची हो, वादे से फिर तो नहीं जाओगी? हरगिज नहीं। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी दीवान पुरुषोत्तम दास ही करवाएगा। तुमसे अगर वो पूछे तो तुम स्टोर की कीमत 90,000 रुपये बताना। अगर ये कीमत हासिल हो जाए तो बड़ी शराफत और ईमानदारी से 10,000 रुपये मुझे दे देना। जी मंजूर, और साथ में 10,000 बार शुक्रिया भी कहूंगी। दैट्स अ डील। अब बताइए, और क्या करना होगा मुझे? कुछ नहीं। अब बताओ, कल क्या हुआ था? वही हुआ था जो अखबार में छपा है। मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। कल यही वक्त रहा होगा जब वो नामुराद घटना घटी थी। यहाँ कोई ग्राहक नहीं था, और मैं अकेली बैठी इस सामने वाली खिड़की में से बाहर सड़क पर देख रही थी। आप देख ही रहे होंगे कि मेरी वर्तमान स्थिति में मुझे खिड़की में से सड़क के पास स्थित राजनारायण की ज्वेल शॉप साफ दिखाई देती है। मैं खिड़की में से बाहर देख रही थी कि एकाएक मुझे ज्वेल शॉप के दरवाजे से उल्टे पांव चलता हुआ बाहर निकलता जगतपाल दिखाई दिया। मैंने उसके एक हाथ में रिवॉल्वर साफ देखी थी। दरवाजे से परे रिवॉल्वर की नाल के निशान पर मैंने एक आदमी देखा था जो अपने हाथ अपने सिर से ऊपर उठाए हुए था, और वो आदमी निश्चय ही राजनारायण ही था। यानी कि तुमने उसकी सूरत नहीं देखी थी? नहीं, लेकिन राजनारायण के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। पड़ोस का मामला है। राजनारायण की दुकानदारी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दिन के इस वक्त मुझे मालूम है कि उसके सिवाय दुकान में और कोई नहीं होता। खैर, फिर तभी एजरा स्ट्रीट में पुलिस की एक गश्ती गाड़ी दाखिल हुई, जिस पर निगाह पड़ते ही जगतपाल के छक्के छूट गए। वो जरूर यही समझा था कि राजनारायण किसी प्रकार पुलिस तक कोई सिग्नल पहुंचाने में कामयाब हो गया था। पुलिस की वो गाड़ी उसी की फिराक में वहां पहुंची थी। हालांकि बाद में मालूम हुआ था कि हकीकतन ऐसी बात नहीं थी। राजनारायण का उस गाड़ी के आगमन से कोई रिश्ता नहीं था। जो आदमी यही नहीं मान रहा था कि उसका स्टोर लूटा था, वो पुलिस को क्या खबर करता? फिर क्या हुआ? फिर पुलिस की निगाह से बचने के लिए जगतपाल मेरे स्टोर में घुस आया। यहाँ आकर वो यूं एक्टिंग करने लगा जैसे वो कोई ग्राहक था और सामान खरीदने की नीयत से यहाँ आया था। उसे सामान में न, उसे सामान में नकली दिलचस्पी दिखाता छोड़कर मैं यहाँ से उठी, चुपचाप टेलीफोन के पास पहुंची, और फिर मैंने चुपके से 100 नंबर डायल करके पुलिस को सारी बात की खबर दे दी। पुलिस ने एजरा स्ट्रीट में उसी क्षण पहुंची गाड़ी को ही यहाँ डायरेक्ट कर दिया। यही वजह है कि पुलिस आनन फानन यहाँ पहुंच गई और उन्होंने जगतपाल को गिरफ्तार कर लिया।
अब आप ही बताइए कर्नल साहब, मैंने क्या कोई गलत काम किया था? जो आदमी अभी मेरी आंखों के सामने रिवॉल्वर के नाल पर एक स्टोर लूट कर आया था, वो क्या मेरा स्टोर भी लूटने की कोशिश नहीं कर सकता था? ऐसे हथियारबंद आदमी से आखिर मुझे भी तो खतरा था। लेकिन हथियार तो उसके पास से बरामद नहीं हुआ था। इसी बात की तो मुझे भी हैरानी है कि आखिर वो रिवॉल्वर उसने कहाँ फेंकी जो मैंने उसके हाथ में देखी थी, और लूट का कोई माल भी उसके पास से बरामद नहीं हुआ था। ये और भी हैरानी की बात है। उसने तुम्हें फोन करते देखा या सुना था? मेरे ख्याल से नहीं। फोन स्टोर के पिछवाड़े में है। मटर के डिब्बों के जिस डिस्प्ले के सामने वो खड़ा था, वहां से स्टोर का टेलीफोन वाला कोना दिखाई नहीं देता। और मैं बोली भी बहुत धीरे थी। गिरफ्तारी के बाद जगतपाल क्या बोला था? वो बहुत आग बबूला हुआ साहब। कहने लगा कि जरूर मेरा दिमाग हिल गया था, जो मैं उसे कोई चोर डाकू समझ रही थी। वो बोला कि वो ज्वेल शॉप की शो विंडो के पास छिटका जरूर था, लेकिन वो भीतर दाखिल नहीं हुआ था। शो विंडो के पास भी वो इसलिए छिटका था क्योंकि उसमें एक अंगूठी रखी थी, जो वो अपनी बीवी के लिए खरीदना चाहता था। लेकिन अंगूठी की कीमत बहुत ज़्यादा लिखी हुई थी, इसलिए उसकी दिलचस्पी उसमें नहीं रही। रिवॉल्वर के बारे में उसने यही कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी में हाथ में रिवॉल्वर कभी नहीं पकड़ कर देखी। पुलिस ने मेरे सामने उसकी तलाशी ली थी, लेकिन उसके पास से ना रिवॉल्वर बरामद हुई, ना कोई लूट का माल। फिर फिर मैंने पुलिस को राय दी कि वो ज्वेल शॉप में जाए। मुझे उम्मीद थी कि उनके वहां जाते ही जगतपाल की पोल खुल जाएगी। लेकिन राजनारायण ने जो बयान दिया था, उसने तो मुझे जगतपाल से भी ज्यादा हैरान कर दिया था। वो तो कहने लगा कि पिछले आधे घंटे में वहां कोई आया ही नहीं था। उसे लूटता कौन? कर्नल साहब, मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरी हालत क्या हुई थी। शर्म और अपमान से मेरा जी चाहने लगा कि मैं वहीं जमीन में गड़ जाऊं। एक तो वैसे ही इतनी खुआरी हुई, ऊपर से वो जगतपाल का बच्चा मुझे मानहानि के मुकदमे की धमकियां देने लगा। जो हो चुका सो हो चुका। अब आगे तुम किसी भी तरह की फिक्र मत करो। अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इस जंजाल से निकलवाता हूँ। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। मुझे वकील के पास तो जाना होगा। नहीं जाना होगा, वो खुद ही तुम्हारे पास आएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना। किस बात का? जब वो यहाँ आए तो तुम हरगिज भी उसके पास से मत टलना। वो तुम्हें बहाने से इधर उधर भेजने की कोशिश करे तो भी तुम कहीं मत जाना। जैसे अभी टेलीफोन बजा था तो तुम उठकर चली गई थी, वैसे भी मत जाना। क्यों? वो सख्त हैरानी से बोली। वजह तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन नतीजा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी मेरा कहना मानो। ठीक है, वो दार्शनिकतापूर्ण स्वर में बोली। मेरा क्या जाएगा? एग्जैक्टली exactly। जाएगा तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन जब आएगा तो बहुत कुछ आएगा। अच्छी बात है। ये मत भूलो कि मेरा कहा मानने में ही तुम्हारा फायदा है, और तुम्हारे फायदे में मेरा फायदा है। आखिर तुम्हारे सदके ही मैंने 10,000 रुपये कमाने हैं। उसके होंठों पर पहली बार एक मुस्कुराहट आई। कर्नल ने सेब के मुरब्बे के दोनों जार एक लिफाफे में डाले। वो लिफाफा उठाए वहां से निकला और बाहर सड़क पर आ गया। वो उसी क्षण सड़क पार करके जेल शॉप में दाखिल होना चाहता था और राजनारायण से मिलना चाहता था, लेकिन वो उसे मुनासिब न लगा। गिरिजा अपने स्टोर से उसे देख रही थी। उसे जेल शॉप में जाता देखकर वो उसका कोई गलत मतलब निकाल सकती थी। और फिर दीवान पुरुषोत्तम दास बार एट लॉ से उसकी लंच की अपॉइंटमेंट भी तो थी, जिसमें कि वो लेट नहीं होना चाहता था। आखिर वही तो वो बकरा था जो हलाल होने वाला था, जो कील की तरह उस केस में ठोका जाने वाला था। वो सड़क पर 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से आवाज आई, कर्नल साहब। मनोहर ने घूम कर देखा। गिरिजा स्टोर के दरवाजे पर खड़ी उसे पुकार रही थी। मनोहर स्टोर में वापस दाखिल हुआ। पीछे से आवाज दे दी? वो मुंह बिगाड़ कर बोला। अब देख लेना, काम जरूर बिगड़ जाएगा। बैठ जाइए, वो बोली, और एक गिलास पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। आवाज क्यों दी थी? मनोहर उसके सामने एक स्टूल पर बैठता हुआ बोला।
बात क्या है? बात कोई खास नहीं थी, वो संकोचपूर्ण स्वर में बोली। आपके स्टोर से निकल जाने के बाद मुझे सूझा था कि आपने अपना कोई पता ठिकाना तो बताया नहीं था। अगर मैंने आपको किसी बात की खबर करनी होती तो कहाँ करती? ओह, ये मेरी गलती थी। मुझे खुद ही अपना पता बताना चाहिए था। खैर, अब जान लो मेरा पता। मैं विक्रांत होटल के 122 नंबर कमरे में ठहरा हुआ हूँ। यानी कि आप परदेसी हैं? हाँ। कब तक ठहरेंगे यहाँ? जब तक यहाँ दाना पानी होगा। गिरिजा ने उसे एक गिलास पानी पेश किया। मनोहर ने पानी पिया और बोला, एक बात मुझे भी तुम्हें कहनी कहकर जानी याद आ गई है। क्या? मैंने आरंभ में तुमसे कहा था कि दीवान पुरुषोत्तम दास मेरा दोस्त है और तुम्हारे केस के सिलसिले में मैं तुम्हारी उससे सिफारिश करूंगा। हाँ, कहा था। देखो, सिफारिश तो मैं करूंगा, लेकिन वो सिफारिश ऐसी होगी कि खुद वकील साहब की समझ में भी नहीं आएगा कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर रहा हूं। मतलब? मतलब समझाने में वक्त लगेगा और मुझे जल्दी है। फिलहाल मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वकील साहब से मेरे बारे में कतई कोई बात मत करना। कोशिश करना कि अपनी तरफ से तुम्हें कुछ न कहना पड़े। तुम जो वो कहे वो सुनना। उसकी बातों में से जो बात तुम्हें जचे उसकी हामी भरना, और अपनी निगाहों से ओझल उसे एक क्षण के लिए भी होने मत देना। वो कोई खरीदारी करे तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके चीज उसे सौंपना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब के पीछे मत पड़ो। जैसे मैं कहूं वैसा करो। विश्वास जानो, इसी में तुम्हारा फायदा है। इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छी बात है। अब पीछे से आवाज मत देना। मनोहर उठता हुआ उपहासपूर्ण स्वर में बोला। वो बड़े संकोचपूर्ण ढंग से हंसी और फिर सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा। मनोहर फिर स्टोर से बाहर निकल गया। अगला दृश्य।